my dear students. My name is Ashish Namde from Rise Education. Today I am going to tell you about the vacancies released by SBI PO. ठीक है, so let's begin the discussion here. देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही है कि SBI ने अपने जूनियर एसोसिएट्स के साथ साथ अभी लास्ट मंथ SBI PO की भी वैकेंसीज रिलीज की हैं, जिसमें 600 वैकेंसीज आई हुई हैं. आज मैं आपको इन्हीं वैकेंसीज के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहा हूँ. सो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर हियर. थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. यहाँ पर जो SBI ने वैकेंसीज रिलीज की हैं जो कि 27 ऑफ लास्ट मंथ को रिलीज हुई थी, और इसका जो नोटिफिकेशन आया था, और आप 16 ऑफ जन 2025 तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं. ठीक है, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं. तो इसका ये जो PDF है हमारे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मैं आज आपको कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उसे देखते हैं. तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पर चलिए वैकेंसीज के बारे में देखते हैं. टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए, यहाँ पर जो रेगुलर वैकेंसीज आई हैं ST, SC, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड एंड टोटल, तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी देखा जाएगा वो है आपका 586 वैकेंसीज हैं. ठीक है, और जो बैकलॉग वैकेंसीज जो है SBI ने निकाला है वो ST कैटेगरी निकाला है, जिसमें 14 यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसीज हैं. तो टोटल अगर इसमें ऐड कर दें यहाँ पर 586 प्लस 14 इज इक्वल टू 600, तो कहा जाए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है PO के लिए वो है 600 वैकेंसीज है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पर लिखा हुआ है PWBD जो है, मतलब फिजिकली जो हैंडिकैप्ड पर्सन लाइक विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, या फिर आपका यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर कुछ वैकेंसीज मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं. ये कंडीशंस आप इसको केयरफुली ध्यान से एक बार पढ़ सकते हैं. मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ रिजर्वेशन है वो OBC के लिए है, और डिसेबिलिटीज़ है, या तो फिर आप देख सकते हैं ST, SC, OBC और EWS के लिए यहाँ पर, या अनरिजर्व के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पर कंडीशंस यहाँ बताए गए हैं. वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि उनका क्रिमिनल सर्टिफिकेट क्या होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए कैंडिडेट OBC में आता है तो उसके लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वो सब देखा जाएगा. ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर टेंटेटिव जो है शेड्यूल ऑफ इवेंट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज आपके लिए, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है. ठीक है, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं. वो है 27 ऑफ दिसंबर 24 से लेकर के 16 ऑफ जन 2025 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन भर सकते हैं. साथ ही साथ इसका पेमेंट है, तो पेमेंट भी आपका सेम जो नंबर ऑफ डेज है उसी में आप पेमेंट भी कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे आता है कि डाउनलोड ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स. तो यहाँ पर आप जैसे ही फॉर्म भरते हैं उसके बाद आप यहाँ पर कॉल लेटर्स को डाउनलोड करने के लिए उसका एक डेट बताया गया है, जो कि 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी. इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 16 ऑफ जन तक फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 3rd और 4th वीक मीन्स लगभग फरवरी के एंड में आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फेस 1 एग्जामिनेशन. जैसे ही आपने कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आपका जो फेस 1 एग्जामिनेशन है, दैट इज फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो होने वाला है 8th एंड 15th ऑफ मार्च 2025. इसका मतलब अगर आप जैन में फॉर्म भरते हैं और उसका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 8th एंड 15th ऑफ मार्च 2025 को कंडक्ट किया जाएगा. इट मीन्स अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम रहेगा. ठीक है, जनवरी ऑलरेडी, फरवरी मार्च, लगभग 1.5 महीने के आसपास आपका टाइम रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. फिर आ जाते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन. तो जैसे ही आपका 8th और 15th को प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके ठीक बाद मीन्स अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, प्री का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद आप यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 2nd वीक ऑफ अप्रैल. इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपको 15th और 8th और 15th को अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल 1st वीक में, और 2nd वीक ऑफ अप्रैल से ही आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए
कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो चलिए देखते हैं। फेज 2 या मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है अप्रैल में। इट मीन्स आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में प्री का रिजल्ट आएगा और अप्रैल में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। याद रखिएगा, अप्रैल या मई में, अप्रैल लास्ट याद रखिएगा। जैसे कि हम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में क्या होगा, यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे तो इमीडिएट तुरंत हो नहीं पाएगा आपका एग्जामिनेशन। तो क्या होगा यहाँ पर कि अप्रैल एंड या फिर मई 25 मई के फर्स्ट वीक से भी आपका मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा मई में ही। मतलब मई में अगर आपका एग्जाम होता है तो जून में हो सकता है, अगर मान लीजिए अप्रैल के लास्ट में होता है तो मई या फिर जून में आपका मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर फेज 3 के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। अब ये फेज 3 क्या होता है, तो फेज 3 का जो सेम मंथ में ही मीन्स अगर मई या जून में अगर आपको, ठीक है, मेंस का रिजल्ट मिल जाता है, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको सेम मंथ में ही कॉल लेटर भेजा जाएगा फेज 3 के लिए। अब ये फेज 3 क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। इस समय यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट रखा गया है, साथ ही साथ इसमें इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज है। ये इसका जो डेट है वह भी मई से जून के बीच में रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो प्री, याद रखें, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका मई और जून लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप दिसंबर से जैन के बीच में फॉर्म भरते हैं और आपका जो रिजल्ट है फाइनल सिलेक्शन का वो हो जाएगा मई या जून तक, आप गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। मतलब अराउंड आप मान लीजिए 6 मंथ्स में आपके पास गवर्नमेंट जॉब होंगे। और बैंकिंग जॉब इसलिए भी बहुत अच्छा मैं समझता हूँ क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें वैकेंसीज हर साल आती हैं और हर साल वैकेंसीज अपने टाइम पीरियड में फिल की जाती है। इसमें कोई डिले नहीं होता है। ये एक सबसे अच्छा, एक कहा जाए सबसे अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत करने के बाद तुरंत जिनको जॉब चाहिए होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन होगा ट्रेनिंग फॉर ST SC OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ याद रखिएगा जो कैंडिडेट जो है ST SC OBC या PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डाउनलोड लेटर है वो जनवरी फरवरी में कर सकते हैं और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन जो होगा फरवरी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एज लिमिट देखा जाए तो एज लिमिट विल बी टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें आपका एज 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। एंड इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न लेटर देन 1 अप्रैल 2003 एंड नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1994, ठीक है। बोर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, ये दोनों ही डेट्स यहाँ पे इंक्लूसिव है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो मान लीजिए ST कैटेगरी में आता है या ST SC OBC अदर कैटेगरीज में आते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन का एक अलग से क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अगर वो मान लीजिए OBC कैटेगरी में आता है जिसको नॉन क्रिमिलियर भी बोलते हैं, उसमें आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 30 इयर्स है तो 30 इयर्स मैक्सिमम एज है। अगर कोई कैंडिडेट जो 31 ईयर का हो गया तो अगर OBC में आता है तो उसको 3 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ST SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का दिया गया है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है 30 इयर्स को क्रॉस कर गया है लेकिन वो अगर ST SC कैटेगरी में आता है तो उसको 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है, PWBD, पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर कैंडिडेट OBC में आता है उसको 13 इयर्स मिलेगा और अगर कहीं कैंडिडेट ST SC में आता है तो उसको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब 30 + 15 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 45 इयर्स तक वो एग्जाम फाइट कर सकता है।
ठीक है। इसके बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या कोई पर्सन है कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स है या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है, उन्हें 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि उनको 5 साल का या 5 इयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी अवेलेबल इधर अंडर द अबव टर्म्स or in combination with any other terms. Candidates seeking age relaxation are required to submit copies of necessary document, ठीक है, at the time of group exercise or interview. And if shortlisted, no change in the category of any candidate is permitted after registration of online application. Means once you fill up the form, you cannot change your categories. ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन 30 अप्रैल 2025 को लिया गया है। यहाँ पर क्या है देखिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसे ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उसके पास इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। एंड दोज हु आर इन फाइनल ईयर्स, याद रखिएगा ऐसे सभी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, दे कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 30th of April 2025। इसका मतलब ये हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या सेमेस्टर के फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस एसबीआई पीओ के वैकेंसीज में फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जब कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अगर वो पूरे एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं फेज 1 फेज 2 फेज 3 और उनको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तब उन्हें अपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा जिसमें उन्होंने डेट दिया हुआ है 30 अप्रैल 2025। मतलब ऐसे सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्हें लगता है कि वो अभी फाइनल ईयर में हैं और 30 अप्रैल 2025 तक उनके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो इस वैकेंसीज का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। एंड कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड एंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग इज ऑन बिफोर 30th of April। मतलब दोनों के लिए कंडीशन सेम है, चाहे वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, चाहे सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में हो, या तो फिर इंटीग्रेटेड को डिग्री कर रहा है, तब भी उसके पास पासिंग जो रिजल्ट है या सर्टिफिकेट है वह 30th of April तक आ जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ और कंडीशंस दिए हुए हैं। ये कंडीशंस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो परसेंटेज है ना वो ऐसे डेसिमल्स में नहीं लिखने हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 59.99% है, तो इसको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। इट इज़ ट्रेटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99 को लिखा जाएगा विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। ठीक है। क्योंकि ये अभी 60% से कम, इसलिए इसको लेस देन 60% कैलकुलेट किया जाएगा और यहाँ पर ये 54.99 को हम लोग लेस देन 59% ऐसा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब आप बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि मान लीजिए उसमें ब्लाइंड है, लो विजन है, ठीक है, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, ठीक है, 1 आर्म अफेक्टेड है या फिर बोथ आर्म अफेक्टेड है, 1 लेग अफेक्टेड है, बोथ लेग अफेक्टेड है, एंड 1 आर्म 1 लेग अफेक्टेड। इस प्रकार से जो कैटेगरीज दिए गए हैं इनके लिए यहाँ पर ये जो है रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। ठीक है। देखिए ये जो रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ये फुलफिल करना कंपलसरी है। ठीक है। मतलब उन्हें सिटिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेशन ऑफ विथ फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ उनके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद है ये आप देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम एंड कोड। ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
कि यहाँ जितने भी जो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स आते हैं जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। यहाँ पे अगर एससी में आते हैं तो इसका कोड वर्ड है 01 है, एसटी सॉरी एससी है, एलडी है तो यहाँ पे 02 है। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। आप जिस किसी भी कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसका कोड डाल दीजिएगा, ठीक है, इफ एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं, गाइडलाइंस फॉर यूजिंग स्क्राइब। अब आपने मालूम है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि मान लीजिए ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो कि मान लीजिए डिसेबल हैं, लिख नहीं सकते हैं, हो सकता है वो ब्लाइंड हो या डीफ हो, ऐसे कैंडिडेट्स को स्क्राइबर की जरूरत पड़ती है। तो स्क्राइबर के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं, वो लोग एक वो सभी जो गाइडलाइंस है एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स रहेंगे, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टोटल देयर विल बी 3 सेक्शंस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसके फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो इस एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है, और ये पेपर ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शंस विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। जैसे कि थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर। सेकंड इसमें है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है, 30 क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी है यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो है 100 क्वेश्चन है, और इन 100 क्वेश्चन को के लिए 100 मार्क्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन भी आपको सेपरेट दिया गया है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के उसको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वांट है, इसके 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, इसे भी आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। और रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आप 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है 60 मिनट्स, मीन्स 1 आवर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। आप समझ सकते हैं आपको कितना प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात यह है कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए कि प्री एग्जामिनेशन में आप लोग को सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स ले आता है, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स ले आता है और मैथ्स में सो कर लेता है, और वो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में आ जाता है तो उसको वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आपको चूंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि सभी जो सेक्शंस हैं यहाँ पर इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रॉक्स। याद रखिएगा, इसमें एक सिंगल पोस्ट के लिए प्री एग्जामिनेशन से 10 कैंडिडेट्स को चूज किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अबव मेरिट लिस्ट। तो टॉप जो मेरिट लिस्ट रहेगा उसमें से भी टॉप कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा, किसमें से? एक सिंगल वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फेज 2। फेज 2 जो है, ठीक है, फेज 2 में आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका यहाँ पर नंबर काउंट होगा, ठीक है। द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, सिंपल है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें 200 मार्क्स रहेगा। प्री आपका 100 मार्क्स का और मेंस आपका 200 मार्क्स के रहेंगे भाई। एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इसमें रखा गया है जिसमें 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स के आपके मेंस के पेपर रहेंगे। इसके अतिरिक्त 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रखा गया है, ठीक है। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में देख लेते हैं कि द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब जैसे ही आप मेंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिलाते हैं वैसे ही आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, आंसर ऑन द कंप्यूटर। इसका मतलब आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होने वाला है, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स। ये बहुत अच्छी बात है, पहले हमने 1 घंटे में प्री दिलाया था, अब आ जाते हैं हम लोग मेंस में। मेंस में इसके लिए यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम अलॉटेड है, ठीक है, जिसमें 4 सेक्शंस होंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे,
ठीक है। देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, जैसे कि हमने देखा है प्री में भी हर एक सेक्शन के लिए एक सेपरेट टाइम था, वैसे ही आपके मेंस में भी हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम रहेगा। लेकिन इस समय देयर आर 4 सेक्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स इसके लिए अलॉट किया गया है, ठीक है, मतलब लगभग एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम से 60 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट्स का आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपको इकोनॉमी है, जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी या बैंकिंग नॉलेज है आपके, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए 60 मार्क्स अलॉट किया गया, 45 मिनट्स में आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और लास्ट इसमें जो है फोर्थ जो आपका सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पर 170 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा और टाइम ड्यूरेशन विल बी फॉर 3 आवर्स, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा, जिसमें हो सकता है आपको ईमेल्स कैसे लिखा जाए, रिपोर्ट कैसे लिखा जाए, सिचुएशन एनालिसिस आपको दिया जाएगा और प्रेसी राइटिंग रहेगा, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इस प्रकार से 200 + 50 इज इक्वल टू 250 मार्क्स आपके टोटल मेंस के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और टाइम जो रहेगा वो 3 आवर्स + 30 मिनट्स मीन्स 3.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेक्शनल कट ऑफ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, तो ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 2 3 4 मतलब आपको जो सेक्शंस आपको दिए गए यहाँ पे, इन सभी सेक्शंस में सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपका इंडिविजुअल कट ऑफ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट्स ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। मतलब आपको अगर आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन मेंस में हो गया है, तो उसमें क्या होगा, आपके वैकेंसीज के में जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 3 के एग्जामिनेशन के लिए। अभी फेज 3 एग्जामिनेशन क्या होता है उसको भी देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक और चीज में लिखा हुआ है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, तो इसमें लिखा है कैंडिडेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 मींस मेंस एग्जामिनेशन। तो आपके जो मेंस एग्जामिनेशन में जो भी आप मार्क्स पा रहेंगे उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लिखा है कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रॉक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप प्री दिला रहे हैं तो प्री में आपको एक सिंगल पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए इनवाइट किया गया था। जैसे आप मेंस निकाल लिए हैं तो आपको क्या होगा, एक सिंगल पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स को फेज 3 के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा है कि मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर एज डिसाइडेड बाय द बैंक, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इसमें पेनाल्टी रहेगा, तो पेनाल्टी जैसे कि आपको यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें 1/4 मीन्स 0.25 का आपको यहाँ पे पेनाल्टी लिया जाएगा। सो देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर, अभी आप रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो फॉर ईच क्वेश्चन for which a wrong answer has been given by the candidate, 1/4 means 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty। और अगर कहीं मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं और गलत हो गए तो 1/4 कटेगा, ठीक है। तो if you solve the question correctly you will be awarded as 1 mark, and if you mark it incorrectly you will be punished with 1/4 mark मीन्स आपको 0.25 मार्क्स आपको उसमें से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बनाते ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नो पेनाल्टी विल बी टेकन, ठीक है, फॉर दैट लेफ्ट ओवर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फेज 3 एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो फेज 3 एग्जामिनेशन में यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज होगा और फाइनली आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इसके भी हम लोग यहाँ पर
मार्क्स देख लेते हैं। तो देखिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। अब भाई आपकी पर्सनालिटी कैसे है उसको चेक करने के लिए वो यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, ठीक है, ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर phase 3 and findings of the test may be placed before the interview parallel for having a thorough पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो इसका जो टेस्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 रहेगा, किसके लिए, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए। इंटरव्यू का आपको यहाँ पर 30 मार्क्स रखा गया। इस प्रकार से टोटल आपको यहाँ पर 50 मार्क्स आपके रहेंगे इंटरव्यू के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं फेज 3 के लिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा फाइनल सिलेक्शन है। तो फाइनल सिलेक्शन भी अभी यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन के टाइम में भी थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने फेज 2 निकाल लिया, फेज 3 नहीं निकाल पाया, अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सेपरेटली फेज 2 और फेज 3 दोनों को ही क्वालिफाई करना है। और जैसे आप क्वालिफाई करते हैं तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मेंस एग्जामिनेशन मींस फेज 2 एंड, ठीक है, फेज 2 में कौन कौन सा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमने देखा हुआ था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 300 मार्क्स का देखा था और डिस्क्रिप्टिव देखा था हमने यहाँ पे 50 मार्क्स। इस प्रकार से जो फेज 2 के जो रिजल्ट रहेंगे प्लस इसको ऐड किया जाए किसमें, विद द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 3, मतलब फेज 2 के मार्क्स और फेज 3 के मार्क्स को ऐड करके यहाँ पर उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है, फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मींस फेज 1 विल नॉट बी कंसिडर्ड और विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर द सिलेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन है उसका फाइनल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फेज 2। तो फेज 2 मतलब आपका मेंस एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों था, प्लस फेज 3 एग्जामिनेशन जिसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज था, प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू था, ठीक है। इनको नॉर्मलाइज किया जाएगा 200 मार्क्स। अभी नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स बनाया है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन जो रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को आपको 250 मार्क्स, ठीक है, और ठीक है 250 में से उसको नॉर्मलाइज करेंगे 75 मार्क्स में, ठीक है। 250 मार्क्स इसका है, उसको नॉर्मलाइज करेंगे यहाँ पे 75 मार्क्स में, और जो ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू रहेगा जिसका 50 मार्क्स अलॉटेड था उसका 25 मार्क्स यहाँ से लेंगे। इस प्रकार से 75 प्लस 25 इक्वल्स 100। तो इस प्रकार से आपको जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा वो 100 रहेगा। टोटल आपके जो मैक्सिमम मार्क्स 300 रहेंगे, इस 300 में से आपको नॉर्मलाइज करके लाएंगे 100 मार्क्स तक, ठीक है। आगे देखते हैं, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अराइव्ड एट आफ्टर एग्रीगेशन आउट ऑफ 100, ठीक है, कन्वर्टेड मार्क्स ऑफ फेज 2 एंड फेज 3 एग्जामिनेशन। सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट मार्क रैंक्ड कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी। तो कैटेगरी वाइज जो टॉप रहेंगे उन्हें यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, फाइनल रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक्स वेबसाइट, ठीक है। इसमें तो ये हो गया, पूरा डिटेल हो गया कि कैसे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा फाइनल सिलेक्शन में कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। इन एग्जामिनेशन सेंटर्स को आप देख सकते हैं, ये आप इसको डिटेल से इत्मीनान से पढ़िएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट यहाँ पर है इमोल्यूमेंट्स, मतलब हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंटली यहाँ पर जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होगा 48,480, ठीक है, जो कि अच्छा खासा है, नॉट बैड, ठीक है। प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट भी इसमें रहेगा, इसमें मतलब 48,480 में 4 एडवांस इंक्रीमेंट रहेगा। कौन कौन से इंक्रीमेंट है, तो चलिए देखते हैं। पहला आपका यहाँ पर यह है, फिर उसके बाद सेकंड इंक्रीमेंट हो जाएगा 62,480 है, इसमें 2,000 इंक्रीज होकर के, फिर यहाँ पर है आपका 67,000 है, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर 85,900, मतलब 86,000 के आसपास है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 4 एडवांस इंक्रीमेंट होंगे, इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, इसमें और भी जो चीजें दी जाएंगी, यहाँ पर जैसे लिखा है कि द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल फॉर डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, एलसीएफ एंड मेडिकल फैसिलिटीज, लीज रेंटल फैसिलिटी एक्सेट्रा।
ठीक है, एंड अदर अलाउंसेस विल ऑल्सो बी गिवन टाइम टू टाइम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दी अप्रोक्सीमेट CTC, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी एट इनिशियल स्केल ऑफ पे एट मुंबई सेंटर इज अराउंड 18.67 लैक्स। मतलब अगर आप मुंबई रीजन में सेलेक्ट होते हैं तो आपको इनिशियल सैलरी मिलेगा, वो है आपका 18.67 लैक्स पर एनम का है। नॉट बैड, अराउंड 1.5 आप मान सकते हैं, मोर देन 1.5 लाख पर मंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग के बारे में पूरा डिटेल है, अभी इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है 750 रुपीज़। ठीक है, 750 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है, EWS के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए है, एंड नील फॉर ST SC और PWBD। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स ST SC या PWBD कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जीरो मीन्स नील फीस, आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, और अगर एक बार फीस पेमेंट हो जाता है तो इट विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, ऑन एनी अकाउंट नॉट कैन बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये कुछ इसमें ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि ट्रेनिंग कैसे होगा, ये नंबर ऑफ चांसेस जो हैं तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आता है या EWS कैटेगरी में आता है उनको यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस जो रहेंगे 4 अटेम्प्ट्स वो दिला सकते हैं, या कोई अनरिजर्व है, PWD है, EWS है, ठीक है, जो कि PWBD में आता है, OBC है ये, ठीक है, उसे 7 टाइम्स यहाँ पर परमिशन दिया जाएगा। और ST SC, ठीक है, जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने भी आपको बोला कि नंबर ऑफ चांस उन्हें दिए जाएंगे, तो यहाँ पे अपेयरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, अपेयरिंग इन मेंस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस। तो आपको यहाँ पे बैंक ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम में बैठते हैं तो दैट विल नॉट बी टेकन एज अ चांस, लेकिन जब आप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करके मेन्स में जाते हैं देन दैट विल बी टेकन एज अ चांस। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे बैंक के साइट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर करंट ओपनिंग्स में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके अपना फॉर्म एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट मोड है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑफिसर कॉल लेटर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ करनी, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडीज़ है, या बैंक पासबुक है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो एज एन आइडेंटिटी प्रूफ काम करेंगे आपके। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है, इसके एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल से बताऊँगा तो काफ़ी समय लगने वाला है इसमें, है ना भाई। चलिए, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर है एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, ये एक टेंटेटिव लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, आप जिस किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आते हैं आप वहाँ पर अपने सिटी या एग्जामिनेशन सेंटर को देख करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, और ये आपका है मेंस एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब आपका प्रीलिमिनरी के लिए अलग से सेंटर दिए हुए हैं और मेंस के लिए आपके लिए अलग से सेंटर दिए गए हैं, वो आप केयरफुली देख करके भरिएगा। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर स्कैनिंग। चलिए, तो ये इसका फाइनल है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ जा करके अपने पूरे फॉर्म्स को भर सकते हैं, और चाहे तो आप एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस लिंक में जा करके अप्लाई ऑनलाइन जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट साइट पे लैंड हो जाएंगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, अपना खूब ख्याल रखिएगा। होपफुली आज मैंने जो भी कुछ डिस्कस किया है यहाँ पर SBI PO के लिए वो बेनिफिशियल होगा, और बस लगे रहिए, आगे बढ़िए, ईमानदारी से तैयारी कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।